हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि CF कैसे निकाला जाता है। CF या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर हम इसको हिंदी में पूरक फलन कहते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ है? सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 8 dy बाई dx प्लस 15y इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है d। d क्या होता है? d इज इक्विवेलेंट टू d ओवर dx। d इज इक्वल टू d ओवर dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? d स्क्वायर y माइनस 8 dx dy प्लस 15y इज इक्वल टू 0 और यहां लिख देंगे वेयर d इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू d ओवर dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां से y कॉमन ले लेना है। देखो, स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने d के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। यहाँ d ओवर dx है तो हमने इसको केवल d लिख दिया है। y तीनों में है तो हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू आएगी d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके बाद आप लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सहायक समीकरण। इक्वेशन इज, या इसको शॉर्ट में कहते हैं AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण कहते हैं हम इसको। सहायक समीकरण क्या होता है? सहायक समीकरण, ये जो f ऑफ d है, फंक्शन ऑफ d, इट मीन्स इसमें आप d को m से रिप्लेस करेंगे और बराबर 0 के रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर है? आपको क्या करना है? इसको लिख देना है m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इसको यदि फैक्टर हो पा रहे हैं तो फैक्टर कर लेंगे, m की वैल्यूज निकालेंगे। m की जो वैल्यूज आती हैं या इस इक्वेशन के जो रूट आते हैं वहां से हमें CF निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 15 है तो 5 3 जा 15 हो जाता है और 5 प्लस 3 8 हो जाता है। इट मीन्स m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे, m माइनस 5, यहां से 3 कॉमन लेंगे, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 दोनों में है तो हम यहां से m माइनस 5 ले लेते हैं, तो लिखेंगे हम यहां पर m माइनस 5, ये कॉमन लिया तो क्या बचता है? m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों के इक्वल 0 रख लेना, एक बार पहले फैक्टर के इक्वल 0, एक बार दूसरे फैक्टर के इक्वल 0। m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 5, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3। m की दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक 3। ठीक है, चाहे आप इसको m1 कह दीजिए चाहे इसको m1 कह दीजिए, m1 m2 या m1 m2। क्लियर है? अब यहां हमने लिखा m1 इज इक्वल टू m3। ठीक है, हमने इसको 3 को m1 कह दिया है और दूसरे वाले को m2 कह दिया है। ठीक है, 3 इज इक्वल टू m1 और 5 इज इक्वल टू m2। देन CF इज इक्वल टू, CF क्या होता है? C1 e रेज टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर 3x प्लस C2 e रेज टू द पावर 5x। तो ये आ गई CF की वैल्यू। एंड PI इज इक्वल टू
पी आई इज इक्वल टू 0। क्यों है पी आई की वैल्यू 0? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है, राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पी आई की वैल्यू 0 है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण हल, क्या हो जाता है संपूर्ण हल? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, यही लिखा था हमने कंप्लीट सॉल्यूशन में, सी एफ प्लस पी आई। तो आप सी एफ और पी आई को ऐड कर देंगे, यहां लिख देते हैं हम सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, सी एफ है हमारा c1 e रेज टू दी पावर 3x प्लस c2 e रेज टू दी पावर 5x प्लस 0, या फिर y इज इक्वल टू c1 e रेज टू दी पावर 3x प्लस c2 e रेज टू दी पावर 5x, ये हमारा आंसर है। क्लियर? बात समझ में आ गई? हमें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, सी एफ की वैल्यू कैसे निकालनी है। राइट साइड 0 है तो पी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन में हम सी एफ और पी आई दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड 0 है, पी आई 0 है, इसलिए केवल कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमारे रूट अलग अलग थे, 2 ही रूट थे और दोनों रूट्स अलग अलग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यदि ऐसा हो जाए कि रूट एक जैसे हो जाएं, यहाँ पर हमारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, जो हमारी इक्वेशन बनकर आई थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो सेकंड ऑर्डर की थी, स्क्वायर की फॉर्म में थी, या ऐसा कहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इन केस ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, त्रिघात समीकरण बन जाती है, तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पावर 4 की बनती है, इसका मतलब 4 वैल्यूज आ जाएंगी। जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतने ही हमारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। 2 ऑर्डर की इक्वेशन थी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 वैल्यूज आई, क्यूबिक इक्वेशन बनती तो 3 वैल्यूज आ जाती। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्यूबिक इक्वेशन का ही है, जिसमें हमें वैल्यूज 3 मिल जाएंगी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो इक्वेशन है वो डी की फॉर्म में दी जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें यहाँ एक स्टेप कम करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। डी की वैल्यूज यदि हमें दी गई हैं ऑलरेडी तो हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें वहां पर डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमारी एक लाइन कम हो जाएगी, या ऐसा कहिए एक स्टेप कम हो जाएगा। उसके बाद हमें वैसे ही चलना है जैसे हमने इसमें किया है, आपको एम को डी को एम से रिप्लेस कर देना है, या ऐसा कहें कि डी के स्थान पर आपको एम रख देना है और उसे 0 के इक्वल रख देना है। मीन्स फंक्शन ऑफ m इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनकर आती है इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कह देते हैं, सहायक समीकरण कहते हैं। सहायक समीकरण को सॉल्व करेंगे या ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलती हैं उनसे हम सी एफ की वैल्यू निकालते हैं। उन्हें रूट कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जो वैल्यूज आती, ठीक है। मूल कहा जाता है हिंदी में। किसी भी इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं जो उसे सेटिस्फाई करती हैं वो उस इक्वेशन के रूट होते हैं, ठीक है। जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन दी गई है उस वेरिएबल की वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसे उस इक्वेशन के रूट कहा जाता है। हिंदी में कहें तो मूल कहा जाता है, जो उस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। मतलब रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। फिलहाल देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, राइट साइड 0 है, तो जिन वैल्यूज को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड हमें 0 मिल जाए वो रूट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 8 y इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, डी की फॉर्म में ऑलरेडी दी गई है, इसका मतलब डी तो रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, पूरा ना लिखकर शॉर्ट में लिख देते हैं ए ई एस। क्या हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी के प्लेस पर एम रख देना है, इसका मतलब एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, इन दोनों से 4 कॉमन लेंगे m माइनस 2। अब देखिए
m माइनस 2 दोनों से आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम लगाएंगे m माइनस 2, ये हो जाएगा m माइनस 2 m प्लस 2, ठीक है, या m प्लस 2 m माइनस 2 कर दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी लिखिए या a प्लस बी ए माइनस बी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0 और इसके इक्वल 0, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आ गई m की। अब देखिए देन, या ऐसे लिख दीजिए नाउ, या देयरफॉर लिख दीजिए CF, मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, हम क्या करते हैं, C1 e रेज टू द पावर m1x मीन्स 2x प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x, ये m1, ये m2 और ये m3, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, प्लस C3 e रेज टू द पावर m3x मीन्स माइनस 2x, ठीक है। यदि ये तीनों रूट्स अलग अलग होते तो हम क्या करते, हम इसको एज इट इज लिख देते, बट क्योंकि m1 और m2 इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, इसका मतलब किसी एक के साथ हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी CF की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस x C2, कॉमन ले लेते हैं e रेज टू द पावर 2x प्लस C3 e रेज टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी CF की, CF आ गया। अब बताइए PI क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में जो राइट साइड है वो 0 है, जब राइट साइड 0 है तो PI 0, तो यहाँ लिखेंगे PI इज इक्वल टू 0, क्यों है PI 0, सिंस RHS इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर हम इसको R कहते हैं, सिंस R इज इक्वल टू 0 देयरफॉर PI इज इक्वल टू 0, राइट साइड में हमारी 0 वैल्यू दी गई है, हम लिखेंगे नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन या संपूर्ण हल, क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, या y इज इक्वल टू CF ये है, ठीक है, इसका मतलब C1 प्लस XC2 e रेज टू द पावर 2x प्लस C3 e रेज टू द पावर माइनस 2x और PI की वैल्यू 0, इट मीन्स y हमारा हो जाएगा C1 प्लस XC2 e रेज टू द पावर 2x प्लस C3 e रेज टू द पावर माइनस 2x, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मीन्स ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया। यदि वैल्यूज रिपीट हैं, रिपीटेड वैल्यूज हैं, रिपीट करती हैं, या ऐसा कहिए रूट्स इक्वल हैं, तो हमारी वैल्यू इस टाइप से निकल के आएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन थी, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया, आसानी से इसके फैक्टर हो गए, तो ये सॉल्व हो गया। कभी कभी जो इक्वेशन होती है वो आप यहाँ से इजीली फैक्टर उसके नहीं कर पाते हैं, उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, उसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं। वहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी अलग अलग आ जाएंगी, कैसे निकालेंगे वैल्यू यदि नॉर्मली फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी ये जो वेरिएबल m में इक्वेशन बनकर आएगी, m का ऐसा मान हम ले लेते हैं या ऐसी वैल्यू मान लेते हैं m की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, फिर उस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं,
तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते ही हैं, मतलब द्विघात समीकरण के फैक्टर करना, या फिर यदि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना जानते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं उसको, उससे सॉल्व करना जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको, शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है, कि यदि आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। आपने यदि पढ़ा है इससे पहले तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा काम है वैल्यू निकालना, हम उसे किस मेथड से निकालते हैं ये हमें मेथड नहीं दिखाना है, बट आपको वैल्यू निकाल कर दिखानी है, ठीक है। आप चाहें तो जो इक्वेशन बनकर आई है उसके बाद आप फैक्टर लिख दीजिए सीधा, जो फैक्टर हो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में भी। आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे m की वैल्यू आ जाएगी CF भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, d क्यूब y ओवर dx क्यूब प्लस 6 d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस 11 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको सबसे पहले क्या करना है, d ओवर dx, इसको हमें कैपिटल D लिख लेना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, क्यूब है ये, क्या बन जाएगा d क्यूब y, स्क्वायर है तो d स्क्वायर y, यहाँ dy बाई dx है तो 11d प्लस y प्लस 6y इज इक्वल टू 0, वेयर d इज इक्विवेलेंट टू d ओवर dx। d को आप ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल से y कॉमन आ जाएगा तो d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई हमारी, फंक्शन ऑफ d y इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन जाती है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आप निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर सहायक समीकरण। देखिए क्या होता है सहायक समीकरण, कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम d को m से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे, अब लिखते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, आपको इसमें d के प्लेस पर m रख देना है, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। यदि हिंदी में कहें तो सहायक समीकरण होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम हिंदी में सहायक समीकरण कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट मान लिया हमने इसको। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर m की वैल्यूज निकालनी है, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतनी वैल्यूज आ जाती हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है, m क्यूब इसमें आ रहा है, इसका मतलब m की 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या डायरेक्ट फैक्टर हो पा रहे हैं इसके, यदि डायरेक्ट फैक्टर हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट फैक्टर कर दीजिए। इन केस डायरेक्ट फैक्टर नहीं होते हैं तब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिलहाल जिस कंडीशन में ये लिखा हुआ है इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसको ऐसा लिख देते हैं, m की वैल्यू आप रख दीजिए -1। जैसे आपने -1 रखा, -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -1 6 इंटू +1 -11 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस होता है
-12 +6 +12 मतलब 0 राइट हैंड साइड। इस वैल्यू को रखने पर ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सिंस m इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, m इज इक्वल टू -1 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। ठीक है, पूरी वैल्यू क्लियर दिख पा रही है आपको? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Therefore, -1 is a root of equation first. m is equal to -1 समीकरण 1 का एक मूल है। इसका मतलब एक वैल्यू हमें मिल गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि -1 रख के आए, हो सकता है +1 रख कर आ जाए वैल्यू 0, +2 रख के वैल्यू 0 आ जाए, -2 रख के वैल्यू 0 आ जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, ये वैल्यू हमने रखी, सेटिस्फाई की, इसका मतलब है कि m + 1 इज इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर होगा। मतलब यदि हम इसको ऐसे देखें m + 1 इज इक्वल टू 0 तो ये जो है ये इसका एक फैक्टर रहा होगा। तो इसके फिर क्या करते हैं हम, इससे इसको डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो जो वैल्यू बचती है इसके बाद आपको ये करना होता है m + 1 से इस पूरे को डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है, उसको हम फिर से फैक्टराइज करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य लगा के निकाल लेंगे। अब देखो, हम चाहते हैं कि हम डिवाइड ना करें, उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देते हैं, देखिए, बाय द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं इसको, मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपको इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, m³ का कोफिशिएंट 1, m² का कोफिशिएंट 6, m का कोफिशिएंट 11, कांस्टेंट वैल्यू 6। ठीक है, m इज इक्वल टू -1, इससे इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है, शुरुआत हमें करनी होती है 0 से, तो हम यहां लिखेंगे 0, ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1, इन्हें जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5, इन्हें ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, इन्हें ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। लास्ट में 0 आ जाना चाहिए। यदि 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। या सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखो, ये जो वैल्यू आती है ये m² का कोफिशिएंट है, ये जो वैल्यू आती है ये कोफिशिएंट ऑफ m है, ये जो वैल्यू आती है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने m-1 मतलब m + 1 इससे इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो आपको वैल्यू क्या मिली, मींस आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं m + 1 इंटू 1 से m² की मल्टीप्लाई, इससे m की मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक फैक्टर हमारा यहाँ से निकल ही गया है, जो भी वैल्यू आपने रखी उससे आपको एक फैक्टर मिला। ठीक है, इस फैक्टर से आपने जब इस जो हमारा पोलिनोमियल है लेफ्ट साइड में जो लिखा है, इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला। क्यूबिक पोलिनोमियल है, आप इसको लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, मींस थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल है,
3 घात का पोलिनोमियल है, बहुपद है, उसे आप 1 घात के पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं या एक गुणनखंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो स्क्वायर वाली बचेगी, ठीक है। द्विघात पोलिनोमियल मिलेगा या द्विघात बहुपद आपको मिलेगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। m+1 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर m+1, m कॉमन लिया, m+3, इन दोनों से 2 कॉमन लिया, m+3 इज इक्वल टू 0। m+3 दोनों में है तो m+3 आप कॉमन ले सकते हैं। क्या बचता है आपके पास, यहाँ m यहाँ 2, इट मीन्स m+2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 फैक्टर आपको मिल गए। m की एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी। क्लियर है, तीनों ही वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, तीनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो तीनों वैल्यूज m की आपको अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। इससे आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक वैल्यू आपको रख के देख लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करती है, उसके बाद जो फैक्टर आता है, जो वैल्यू आपने रखी है उसको लेफ्ट साइड में ले आइएगा, इक्वल टू 0 हुआ तो इस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए हम इस मेथड से डिवाइड कर देते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। क्या करना है, क्या करना होता है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। m³ है, m³ का कोफिशिएंट 1 मीन सबसे पहले जो x³ वाला कोफिशिएंट मतलब टर्म है, क्यूब वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट लिखना है, फिर स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट लिखना है, गुणांक लिखना है, उसके बराबर में जो लिखा हुआ है वो लिखना है। इसके बाद लीनियर जो टर्म है मतलब m लिखा हुआ है, m का गुणांक लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है। -1 है, शुरुआत 0 से करेंगे, ऐड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे -1, इसे ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसे ऐड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसे ऐड करेंगे। लास्ट में जो आपकी वैल्यू आती है वो वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। यदि वैल्यू 0 नहीं आती है इसका मतलब ये है कि आपने कोई गलती की है। क्लियर, यदि 0 नहीं आती है या तो फिर आप इसको, ये जो वैल्यू रख रहे हैं ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, या फिर ऐसा कहिए कि आपने यहीं पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है, प्लस माइनस की कोई गलती कर दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, जो पहली वाली टर्म है वो स्क्वायर वाली है, इसके बाद m वाली टर्म है मतलब स्क्वायर, m स्क्वायर, ये m का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप m से, ये कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखो ये 3 फैक्टर हो गए अलग अलग, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इस फैक्टर को हमने पहले लिख लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे सीधा, ये वैल्यू आपको मिली। यहाँ से आपको अलग अलग तीनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। तो रखेंगे हम इसको 0 के इक्वल तीनों को, तो देखिए क्या हो जाएगा। हमने इसको लिखा m+1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1, m+3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -3, m+2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -2, ठीक है। m की 3 वैल्यूज आ गई अलग अलग, तो यहां से CF क्या निकल कर आएगा, यदि अभी हमने इससे पहले आपको बताया था m की 3 वैल्यूज थी और 3 में से 2 वैल्यू एक जैसी थी, ठीक है। तो हमने कैसे किया था, अब यहाँ पर 3 वैल्यूज आई हैं और तीनों ही वैल्यूज हमारी अलग अलग हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आप लिख सकते हैं देन CF, C1 मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, चाहे तो आप किसी को भी लिख दीजिए M1 M2 M3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 e raised to the power m1x means 1x plus C2 e raised to the power -2x, C3 e raised to the power -3x, ठीक है। e raised to the power m1x, e raised to the power m2x, e raised to the power m3x। pi क्या है, 0, क्यों है 0, क्योंकि राइट साइड 0 है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन,
कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, CF और PI को हमें ऐड कर देना है। इसका मतलब y इज इक्वल टू CF कितना आया है, C1 e रेस टू दी पावर माइनस 1x। वैसे हमने इसको C1 M1 इसको M2 इसको M3 कहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको M2 और इसको M3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भी चल जाएगा। हमने लिख दिया है सीक्वेंस में एक y इज इक्वल टू C1 CF, अच्छा लिख चुके हैं ये तो हम, C1 e रेस टू दी पावर माइनस x प्लस C2 e रेस टू दी पावर माइनस 2x, C3 e रेस टू दी पावर माइनस 3x। PI 0 था तो वैल्यू 0, तो y हो जाएगा C1 e रेस टू दी पावर माइनस x, C2 e रेस टू दी पावर माइनस 2x प्लस C3 e रेस टू दी पावर माइनस 3x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ, समझ आया आपको कि यदि रूट्स रियल हैं तो हमें CF कैसे निकालना है या फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखना है, क्योंकि यदि राइट साइड 0 है तो उस केस में केवल CF ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं जिसमें रूट्स रियल थे। अब आगे बढ़ना है हमें, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यदि रूट्स इमेजिनरी हो जाएं या फिर इरेशनल रूट्स हों तो उस केस में हम CF कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को। जितने भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। साथ ही यदि अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, JEE क्लासेस मेरिट, ये एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर पर जाना है, आपको लिख देना है JEE क्लासेस मेरिट, इस टाइप से आप देख पाएंगे, इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है। कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कोर्स परचेज करने में या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8650959597। लेकिन याद रहे कि ऑफिस आवर में ही आप कॉल करें 10 to 5, इससे पहले या इससे बाद में आप कॉल ना करें। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉल रिसीव ना हो। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।